हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का संज्ञान क्लासेस के इस मैथ्स पेडागोजी सेशन में। दोस्तों, आज हम मैथ्स पेडागोजी पार्ट 2 की बात करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर सीटेट में आए हुए हैं या फिर आने वाले सीटेट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो आपको पता ही है 15 मार्क्स की पेडागोजी एंड 15 मार्क्स का कंटेंट आपका आता है। पेडागोजी पर अगर आपने कमांड अपनी बना ली तो मैथ वाला पोर्शन आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। बिना देर कर स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पाइथागोरस प्रमेय सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर 4 समकोण हैं। 4 समकोण तैयार किए गए थे और बच्चे को एक त्रिकोण के पक्षों के बीच संबंध खोजने के लिए कहते हैं। उपरोक्त स्थिति में शिक्षक ने इस्तेमाल किया है। देखो टीचर क्या कर रहा है इसमें, टीचर को पाइथागोरस थ्योरम सिखानी है, पाइथागोरस प्रमेय सिखानी है। टीचर ने बच्चों को एक एक शीट दी जिस पर 4 समकोण बने हुए त्रिकोण उसमें तैयार करने थे और बच्चों को पाइथागोरस प्रमेय में संबंध खोजना था। मतलब क्या हो रहा है, टीचर ने केवल एग्जाम्पल दिए, उन एग्जाम्पल्स के बीच बच्चों को संबंध खोजना था, फॉर्मूले बनाने थे, नियम बनाने थे। तो जब हम उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं तो वो कौन सी होती है, हमारी आगमन विधि। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कटौती विधि नाम की कोई चीज रहती नहीं है। व्याख्यान विधि मैथ में हम यूज नहीं करते, लेक्चर मेथड ये तो लिटरेचर सब्जेक्ट में यूज करते हैं। प्रयोगशाला विधि होती है आपकी बेसिकली साइंस के लिए, जिसमें हम कोई प्रैक्टिकल करते हैं। तो आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं और इसका अपोजिट निगमन विधि में, निगमनात्मक विधि में नियम से उदाहरण की ओर। सेकंड क्वेश्चन, गणित को पढ़ाने में निगमन विधि, देखो आ गई निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड बोल देते हैं इसे। गणित को पढ़ाने में निगमन विधि के उपयोग में किस सिद्धांत का पालन किया जाता है। निगमन विधि डिडक्टिव मेथड मतलब नियम से उदाहरण की ओर, और नियम से उदाहरण हम किस में जाते हैं, नियम होता है हमारा जनरल यानी कि सामान्य, उदाहरण कहलाते हैं हमारे विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक। तो हम निगमन विधि में कहां से कहां तक जाते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। और एक क्वेश्चन ये आपको यहाँ ये भी समझना है, आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं क्योंकि उदाहरण होते हैं विशिष्ट, नियम होते हैं सामान्य। तो आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य और निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली गणित एक स्थिति में नहीं होता जहां बच्चे, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित कौन सी स्थिति में नहीं होता, निगेटिव बताना है इसमें हमें। 3 ऑप्शन पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, निगेटिव को ढूंढिए। फर्स्ट ऑप्शन गणित सीखना पसंद करते हैं, ये बात तो पॉजिटिव है, गणित सीखना अच्छी बात है। बी, गणित को अपने दैनिक जीवन के अनुभव के एक भाग के रूप में देखते हैं, दैनिक जीवन का अनुभव, इससे पॉजिटिव तो कुछ हो ही नहीं सकता, पॉजिटिव है। थर्ड, सार्थक समस्याओं का समाधान और हल, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, सार्थक यानी कि जिसका कोई अर्थ है ऐसी समस्या। और डी है, सूत्र और एल्गोरिथम को याद करते हैं, याद करना क्या होता है, निगेटिव, और हमें इसमें ढूंढना क्या है, निगेटिव। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है। उपचारात्मक शिक्षण मतलब रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग हम क्यों करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन, छात्रों को उनकी सीखने की कठिनाइयों को दूर करने में मदद करें, बिल्कुल ठीक बात है। उपचारात्मक शिक्षण के 2 पार्ट रहते हैं, निदानात्मक शिक्षण एंड उपचारात्मक शिक्षण, डायग्नोसिस टीचिंग एंड रेमेडियल टीचिंग। निदानात्मक में करते हैं बच्चों की कठिनाइयों का पता लगाना, और उपचारात्मक में करते हैं कठिनाइयों को पता लगाकर उन्हें दूर करना। तो उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, छात्रों को उनकी सीखने की कठिनाइयों को दूर करने में मदद करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। अगर बी ऑप्शन की बात करते हैं, कक्ष प्रबंधन में प्रवीणता विकसित करने में शिक्षकों की सहायता करें, शिक्षकों की सहायता तो नहीं करनी ना, हमें तो बच्चों की सहायता करनी है, ये तो हो ही नहीं सकता। सी, छात्रों की सीखने की कठिनाई को रिकॉर्ड करने में शिक्षकों की मदद करें, ये भी शिक्षकों की मदद आ गया, नहीं। हेडमास्टर को संतुष्ट करने के लिए मतलब ही नहीं है, हेडमास्टर को संतुष्ट करना टारगेट नहीं हो सकता हमारा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूलों में गणित शिक्षण का एक मुख्य लक्ष्य है। गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है इसमें? फर्स्ट, संख्यात्मक कौशल विकसित करना। संख्यात्मक कौशल विकसित हम करते हैं, बात ठीक है, लेकिन मुख्य ढूंढना है तो ये ऑप्शन तो ठीक है। समस्या सुलझाने के कौशल को बढ़ाना, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। विश्लेषणात्मक क्षमता का पोषण, ये बात भी ठीक है। और डी, बच्चे की विचार प्रक्रिया को गणित करे, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है। देखो चारों ऑप्शन हमारे पॉजिटिव हैं, लेकिन हमसे एनसीएफ 2005 के बारे में पूछा है और एनसीएफ 2005 ये कहता है कि प्राथमिक स्कूलों में गणित का मुख्य लक्ष्य क्या है? बच्चे की सोच प्रक्रिया को, यानी कि विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, बच्चा गणित में सोच सके, ये हमारा टारगेट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, गणित में नैदानिक परीक्षण, अभी भी बताया था उपचारात्मक के साथ में नैदानिक यानी कि डायग्नोसिस परीक्षण का उद्देश्य क्या है? देखते हैं। प्रगति रिपोर्ट भरने के लिए? नहीं, प्रगति रिपोर्ट भरना टारगेट नहीं होगा हमारा। अंतिम परीक्षा के लिए? परीक्षा क्या होती है? नेगेटिव होती है, भूल जाइए इसे। बच्चों की समझ में अंतराल जानने के लिए, ये बात ठीक है बिल्कुल। बच्चे की समझ में अंतराल यानी कि बच्चे को समझने में कहाँ कठिनाई आ रही है, उस बात का पता लगाने के लिए क्या करते हैं? नैदानिक परीक्षण। और डी, माता पिता को प्रतिक्रिया देने के लिए, ये भी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। समझ का अंतराल जान रहे हैं वो नैदानिक, और अगर उस अंतराल को हम दूर कर रहे हैं, उस कठिनाई को दूर कर रहे हैं, तो वो उपचारात्मक। मुझे लगता है कि शायद आप भूलेंगे नहीं आप, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म में एक ना एक क्वेश्चन इसका आता ही आता है पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि यह, गणित विषय का महत्व क्यों है वो बताना है, इसमें पॉजिटिव ढूंढना है। फर्स्ट, विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक है, बिल्कुल सही बात है भाई, गणित विज्ञान में हेल्प करती है। तर्कात्मक सोच को विकसित करता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, तर्क को बढ़ाता है। व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा इनमें से? सभी, डी ऑप्शन, तीनों ही पॉजिटिव है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी होता है? अच्छा गणितज्ञ, अच्छा मैथमेटिशियन कौन कहलाएगा इन चारों में से? बहुत जल्दी सवालों को हल कर लेना, ये जरूरी नहीं है भाई, बहुत जल्दी जो सवालों को हल कर लेता, हो सकता है उसने रट रखे हो, तो ये तो पॉजिटिव नहीं हो सकता। बी, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अच्छा गणितज्ञ कौन होगा? जो सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ भी रहा है, अप्लाई भी कर पा रहा है और उनमें रिलेशन भी बना पा रहा है, तीनों चीज कर पा रहा है, वो अच्छा गणितज्ञ है। सी ऑप्शन, अधिकतर सूत्रों को याद करना तो वैसे भी नेगेटिव है, हटा दीजिए। सवालों के उत्तर देने में निपुणता, ये बात भी नहीं होगी, तकनीक वर्ड नेगेटिव में आ जाता है ना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एनसीएफ 2005 ने सर्वाधिक बल दिया है, एनसीएफ 2005 ने किस चीज पर बल दिया है सबसे ज्यादा? फर्स्ट ऑप्शन, ज्ञान की संरचना पर, बिल्कुल ठीक बात है। एनसीएफ 2005 है ही रचनावाद पर आधारित, कंस्ट्रक्टिविज्म पर आधारित है ये, बिल्कुल, कि ज्ञान की बच्चे संरचना करें, अपना ज्ञान खुद से बनाएं, एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज। ठीक है, अवधारणाओं को रटने पर, रटना तो नेगेटिव है, कठिन जैसा वर्ड नेगेटिव आ जाता है, तेजी से गणित करना ये भी क्या है? नेगेटिव है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान की संरचना। ये क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपके टाइम एकदम बचाएंगे, विद इन 10 सेकेंड इसका आंसर आपको लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना विधि का मुख्य सिद्धांत नहीं है? परियोजना विधि का सिद्धांत नहीं है, निगेटिव बताना है परियोजना विधि के लिए। करके सीखना पॉजिटिव होता है, परियोजना में भी आता है ये। जीवन से सीखना, ये भी बात पॉजिटिव होती है। विद्यार्थियों के सहयोग एवं साहचर्य से सीखना, ये बात भी पॉजिटिव है। रटकर याद करना, ये तो कहीं से कहीं तो पॉजिटिव होती ही नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, मैथ्स की टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है वो बताइए। इसमें पॉजिटिव ढूंढना है, सीधी सी बात है जब मुख्य उद्देश्य की बात कर रहे हैं तो। फर्स्ट ऑप्शन, सवाल हल करने की क्षमता का विकास करना, ये उद्देश्य होता है, सही बात है भाई, बच्चों को सवाल हल करना आना चाहिए। बी, सूत्र याद करना, याद करना तो निगेटिव है, ढूंढने देखना ही नहीं, बी को हटा दीजिए आप। सी, तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना, बिल्कुल ये बात भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव, सी भी पॉजिटिव है। एंड डी, समस्याओं को हल करने की क्षमता का विकास करना,
देखो ए और डी तो लगभग लगभग सेम हो गए, है ना, उसमें सवाल हल करना है, इसमें समस्या हल करना है, इसलिए ये नहीं होगा। बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, तार्किक ढंग से सोचना, तर्क लगाना, रीजनिंग लगानी, वो क्या होगा? हमारा मुख्य उद्देश्य होगा। बच्चा सोच समझ सके, गणितीय रूप देना है बच्चे की सोच को, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है? देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर 1, प्रयोगशाला विधि। बिल्कुल यही प्रयोगशाला विधि में हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं और समझते भी हैं, तीनों काम इसमें होते हैं। प्रदर्शन विधि में हम केवल दिखाते हैं, हम केवल जो हमने बनाया है, जो हमने मॉडल बनाया है, प्रोजेक्ट बनाया है, उसका केवल प्रदर्शन करते हैं, समझते नहीं हैं। व्याख्यान विधि में हम केवल सुनते हैं लेक्चर, देखते नहीं हैं। अनुसंधान विधि में हम केवल प्रैक्टिकल करते हैं, मतलब अनुसंधान में मतलब केवल खोज करते हैं, हम ढूंढते हैं चीज़ों को, बाकी कुछ नहीं करते, सुनते नहीं है, है ना। तो कौन सा हो जाएगा? प्रयोगशाला विधि, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में एनसीईआरटी की माध्यमिक पुस्तकों से हमें बातचीत करने वाले बच्चों के एपिसोड मिलते हैं। एनसीईआरटी की जो पुस्तक हैं उनमें क्या मिल रहा है कि मतलब कन्वर्सेशन में क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि दो बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं और उनका क्वेश्चन बनाया हुआ है। इस तरह के उपाख्यानों को क्यों जोड़ा गया है? इस तरह के क्वेश्चंस को क्यों जोड़ा गया है? केस बेस्ड क्वेश्चन जिसे कह देते हैं, केस स्टडी जिसे कह देते हैं हम। तो फर्स्ट है लैंगिक समानता लाने के लिए, लैंगिक समानता लाना और उसके लिए बच्चों से बात करना, ये तो जरूरी नहीं हो सकता, इसका तो कोई मेल बैठ नहीं रहा। बी, पाठ्य पुस्तकों में हास्य लाने के लिए, मतलब बच्चों को हंसाने के लिए, बिल्कुल नहीं होगा, हंसाना यानी कि मजाक थोड़ी ना करनी हमें। सी, अध्यायों को रोचक बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? डी, बच्चों को यह एहसास दिलाने के लिए कि गणित पर भी चर्चा की जा सकती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक है। देखिए जब मैंने पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स बताए थे तब भी ये चीज़ बताया था कि जहाँ पर चर्चा, ग्रुप डिस्कशन या फिर परिचर्चा, संवाद, इस तरीके के वर्ड आ रहे हैं तो वो आपके हमेशा पॉजिटिव में जाएंगे। तो उसमें क्या है? बच्चों को एहसास दिलाना कि गणित पर भी चर्चा की जा सकती है, तो कौन सा पॉजिटिव हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एक गणित शिक्षक ने एक बार अपने छात्रों को दैनिक जीवन में गणित के अनुप्रयोग पर एक निबंध लिखने के लिए असाइनमेंट दिया। दैनिक जीवन में गणित का क्या क्या यूज है उस चीज पर असाइनमेंट दिया, तो उसने ऐसा क्यों किया? असाइनमेंट उसने क्यों दिया वो बताइए। इसमें पॉजिटिव चीज है तो पॉजिटिव ढूंढेंगे हम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अपने शिक्षार्थियों की भाषा कौशल का परीक्षण करने के लिए। भाषा कौशल का परीक्षण हम गणित में नहीं करेंगे, वो तो लिटरेचर सब्जेक्ट में होंगे, है ना, तो ये तो नहीं होगा। बी, विद्यार्थियों को अपने अनुभव साझा करने के अवसर प्रदान करने के लिए, बिल्कुल ये बात ठीक है कि अनुभव साझा करें बच्चे। सी ऑप्शन देखते हैं, बच्चों को अपने विचारों और ज्ञान को साझा करने के लिए, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। सी भी कि बच्चे अपने विचार और ज्ञान को साझा करेंगे। और डी, विद्यार्थियों को गणित अवधारणाओं को उनके उपयोग से जोड़ने में मदद करने के लिए, बिल्कुल। देखो गणित के अनुप्रयोग की बात कर रहे हैं, यानी कि जिसमें गणित का यूज आ रहा है, तो गणित का यूज किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। विद्यार्थियों को गणितीय अवधारणाओं को उनके उपयोग से जोड़ने में मदद करने के लिए, जो बच्चे ने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनका यूज समझने में मदद करने के लिए, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एक लड़की प्लस और मल्टीप्लाई के चिन्हों के बीच अंतर नहीं कर पाती, जोड़ और गुणा के बीच अंतर नहीं कर पा रही है, तो उसे आवश्यकता है किस चीज की आवश्यकता है बच्ची को? प्रतीकों का अभ्यास? नहीं, प्रतीक तो उसे बनाने आते हैं भाई, इस तरीके को और इस तरीके के ये तो बनाने आते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस नहीं कर पा रही, तो प्रतीकों का अभ्यास तो नहीं करेगी बच्ची। कवर करने के लिए अतिरिक्त कक्षा? नहीं, समावेशी की बात करनी है, हमें अतिरिक्त कक्षा नहीं देनी। भाषा सहायता? नहीं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रतीकों को पहचानने में दृश्य सहायता, यानी कि बच्चों को आप टीएलएम्स दिखाइए। प्रतीकों को दृश्य सहायता मतलब प्रतीकों को अलग अलग तरीके से आप दिखाइए, टीएलएम के मेथड से समझाइए, ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से समझाइए, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जियो बोर्ड
किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? जियो बोर्ड होता क्या है? जियो बोर्ड एक लकड़ी का बोर्ड रहता है, उस पर कीलें लगी हुई रहती हैं। उन कीलों पर रबड़ बैंड के माध्यम से हम अलग अलग शेप्स बनाकर बच्चों को दिखाते हैं। ठीक है, तो किसके शिक्षण का प्रभावी साधन है जियो बोर्ड? ज्यामितीय आकृतियां एवं उनकी विशेषताएं, बिल्कुल सही बात। जियो बोर्ड से हम करते क्या है? ज्योमेट्री बनाते हैं, ज्योमेट्री सिखाते हैं बच्चों को। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेकंड है द्विविम नहीं है, त्रिविम है। हाँ, द्विविम यानी कि 2D और 3D आकृतियों में अंतर करना। जो जियो बोर्ड होता है उसमें केवल 2D शेप्स बनती हैं, 3D नहीं बनती है ना, तो त्रिविम नहीं होगा। सममित की अवधारणा यानी कि सिमेट्री में नहीं सीखते इससे बच्चे, उसके लिए अलग साधन आते हैं। आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे किरणें, रेखाएं और कोण। देखो, इसमें भी ज्यामिति है, इसमें भी ज्यामिति, लेकिन किरणें, रेखाएं और कोण नहीं सीखते। उसमें तो हम जैसे इस तरीके से मैं बनाकर भी दिखा रहा हूँ आपको, एक बोर्ड पर इस तरीके से कील्स लगी हुई रहती हैं, नेल्स लगी हुई रहती हैं, और उसमें क्या करता है टीचर कि सपोज इन 4 रबड़ बैंड के बीच फंसाकर रेक्टेंगल बनाकर दिखा दिया, इनमें रबड़ बैंड फंसाकर आपको ट्रायंगल बनाकर दिखा दिया। तो उससे क्या करते हैं? ज्यामितीय आकृतियां सीखते हैं बच्चे। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संक्रिया चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता। प्राथमिक कक्षा का बच्चा ना तो संख्या में अंतर कर पा रहा है, न संक्रिया चिन्हों में कर पा रहा है, न सिक्कों में, न घड़ी की सुइयों में। यह तथ्य इंगित करता है, मतलब यह तथ्य क्या बताता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेत्र में समस्या है? बच्चे को कौन से क्षेत्र में समस्या है इसमें? देखो, वो तो ना तो संख्याओं को पहचान पा रहा है सही से, न चिन्हों को पहचान पा रहा है, न सिक्कों को पहचान पा रहा है, न घड़ी की सुइयों को पहचान पा रहा है। मतलब बच्चे को देखने में समस्या आ रही है। देखने में समस्या का मतलब दृश्य प्रक्रमण है। प्रक्रिया स्मृति तो तब होती है अगर किसी एक ही चीज की बात करते हैं हम, तब वो प्रक्रिया उसमें प्रोसेस लगाता। तो ये तो नहीं होगा। भाषा प्रक्रमण भी इसमें नहीं होगा क्योंकि भाषा की बात नहीं कर रहे, और श्रवण तो सुनने का होता है, सुनने का इसमें कोई मतलब है नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दृश्य प्रक्रमण। क्यों? क्योंकि बच्चा संख्याओं को नहीं पहचान पा रहा सही से, संक्रिय चिन्हों को नहीं पहचान पा रहा, सिक्कों को नहीं पहचान पा रहा, घड़ी की सुइयों को भी नहीं पहचान पा रहा, कौन सी छोटी कौन सी बड़ी है ना। तो कौन सा हो जाएगा? दृश्य प्रक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्य चर्चा अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता? प्राथमिक स्तर पर मेल नहीं खाता, नेगेटिव बताना है इसमें हमें प्राथमिक स्तर के लिए, है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भिन्न को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना। बिल्कुल, फ्रैक्शन तो बच्चा सीखता है प्राथमिक कक्षाओं में भी, 4th और 5th क्लास में फ्रैक्शन आ जाता है, तो ये बात तो ठीक है बिल्कुल। बी, वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकालना, ये बात नहीं आती। आंकड़ों का विश्लेषण कर लेगा बच्चा और निष्कर्ष निकाल लेगा क्या? नहीं, डेटा हैंडलिंग बच्चा नहीं कर पाएगा, है ना। तो बी ऑप्शन नहीं कर पाता, जो नहीं कर पाता वही हमें बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सी अगर देखते हैं, दैनिक जीवन की तार्किक कार्य प्रणाली, दैनिक जीवन की बात आ गई, ये तो हर स्तर पर पॉजिटिव होगा। डी, मानक परिकलन प्रणाली से संख्या संबंधी संक्रियाओं, बिल्कुल संख्या संबंधी संक्रिया भी बच्चा सीख लेता है प्राथमिक स्तर पर। कौन सा नहीं होगा? बी। और करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है, मेन मोटिव क्या है गणित की शिक्षा का? ए, ज्यामिति के प्रमेयों और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना। देखो, गणित में केवल ज्यामिति तो नहीं आती है ना, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें केवल ज्यामिति की बात कर रहे हैं। बी, विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, ये बात पॉजिटिव हो सकती है बिल्कुल। सी, उपयोगी क्षमताओं का विकास करना, ये बात भी ठीक हो सकती है। डी, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, ये बात बिल्कुल ठीक है, बेस्ट ऑप्शन है। गणित शिक्षण की मुख्य उद्देश्य क्या है? गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, बच्चे में जो गणित की एबिलिटी है उस चीज का विकास करना। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 20 है, आया वो क्वेश्चन है ये सीटेट एग्जाम में। एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति के परिमाप के बारे में पूछती है।
कक्षा 5 की शैलजा से, कक्षा 5 की बच्ची से क्वेश्चन पूछ रही है, वह शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में भी बताने के लिए कहती है। मतलब जो क्वेश्चन दिया उसका हल शैलजा से अपने शब्दों में भी बताने के लिए कह रही है। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी, परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। मतलब सॉल्यूशन तो कर सकती थी क्वेश्चन का, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं कर सकती थी। तो यह शैलजा की निम्न विशेषता का प्रदर्शित करता है। शैलजा में कौन सी कमी थी वो हमें इसमें बताना है। ए, कम आत्मविश्वास स्तर तथा कम गणितीय कौशल। देखो आत्मविश्वास स्तर कम है, बात ठीक है, लेकिन गणितीय कौशल कम नहीं है। क्यों नहीं है कम? क्योंकि बच्ची गणित का सॉल्यूशन कर पा रही है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पा रही है, तो कम गणितीय कौशल तो नहीं है, इसलिए ऑप्शन तो हो नहीं सकता। बी, परिमाप के संप्रत्यय की कम समझ। परिमाप के तो बात, अच्छा परिमाप है इसमें, परिमाप के संप्रत्यय की कम समझ परंतु अच्छी मौखिक योग्यता, ना उल्टा दे रखा है इसमें। बच्ची परिमाप तो निकाल पा रही है लेकिन मौखिक योग्यता उसमें नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। सी, निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता। यहाँ तक बात ठीक है, भाषा प्रवीणता कम स्तर की है, और निम्न स्तरीय गणितीय प्रवीणता, गणित भी कम स्तर की है क्या? नहीं, गणित तो उसकी ठीक है। डी, निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता, ये बात बिल्कुल ठीक है। भाषा प्रवीणता कम है उसकी, मतलब एक्सप्लेनेशन उसका कम है, लेकिन मैथ की नॉलेज उसे पूरी है। गणितीय प्रवीणता उसमें उच्च स्तर की है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आज की वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस देखे। काफ़ी क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में आए हुए थे। नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए फिर से एक बार कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।